हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो केमिकल काइनेटिक्स है 12th क्लास से जो चैप्टर है वो अभी हमारा चल रहा है और आज मैं 11th क्लास से जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात की जाए, चाहे हम नीट के अकॉर्डिंग बात करें, IIT JEE, एग्रीकल्चर में जो जेट ICR है, इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे आगे भी। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास से। ये जो चैप्टर है ये आपको आगे के चैप्टर्स को समझने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो इस चैप्टर को हम काफ़ी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में बात करेंगे, यानी कि साइंस क्या है। तो देखिए बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम क्रमबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इसे हम विशिष्ट तरीके से पढ़ते हैं और इसे ही हम व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं। तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक मेथड में और व्यवस्थित यानी कि वेल अरेंज मैनर में अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वही क्या है, विज्ञान है। तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध, विशिष्ट और व्यवस्थित अध्ययन ही क्या है बच्चों, विज्ञान है। देखिए जनरली अगर हम बात करें विज्ञान, तो हम इसमें 3 ब्रांच को इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने 9-10 पे पढ़ा भी होगा, आपकी साइंस की बुक में आपने देखा होगा कि एक पार्ट इसमें केमिस्ट्री का दिया हुआ होगा, एक पार्ट इसमें बायोलॉजी का दिया हुआ होगा और एक पार्ट इसमें फिजिक्स का दिया हुआ होगा। यानी कि कुछ कुछ चैप्टर्स मिला के आपकी 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स हैं वो प्रिपेयर की गई है। तो अब जैसे आप 11th क्लास में आते हैं, आपने साइंस सब्जेक्ट अगर चूज किया है, तो आपको अब ये सारे जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स वाले बच्चों को जो मैथमेटिक्स है, इन सबको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इन सबके लिए आप अलग से बुक्स चलेंगी। तो हम बात करें कि अगर इसमें साइंस की बात करें तो इसमें 3 ब्रांचेस को हम बेसिकली पढ़ेंगे। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और फिजिक्स यानी कि बच्चों भौतिक विज्ञान। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। देखिए जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है बच्चों, इसमें हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पदार्थ को, यानी कि मैटर को। इसमें हम पदार्थ को पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं। अब पदार्थ क्या है, तो ये हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। पदार्थ क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें वेट होता है यानी कि वजन होता है, या जो कुछ स्थान घेरती है, वही पदार्थ है। लेकिन इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो पदार्थ यानी कि किसी भी पदार्थ की गुण, प्रॉपर्टी, संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा उपयोग यानी कि यूजेज का हम अध्ययन करते हैं। तो वही क्या है, रसायन विज्ञान है। किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। ठीक है, तो
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ की गुण, संरचना, संगठन, वर्गीकरण और उपयोग आदि को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यही बच्चों क्या है, रसायन विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए गुण को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी, ये स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। तो इन सबका जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, केमिस्ट्री है। अगर बच्चों मैं बात करूं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, यानी कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, फादर कौन है, तो ये है लेवासिए। कौन है बच्चों, लेवासिए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवासिए। वैसे इन्हें हम इंग्लिश में लेवासियर का कहते हैं, लेवासियर से लिखते हैं, और हिंदी में इन्हें लेवासिए से लिखते हैं। तो ये फादर ऑफ क्या है, केमिस्ट्री है। अब बच्चों ये जो केमिस्ट्री है ये स्टार्ट कैसे हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही, वो अगर मैं बात करूं तो असल में क्या है बच्चों कि जो केमिस्ट्री है ये आया है वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और ग्रीक लैंग्वेज में भी असल में क्या था कि जो केमिस्ट्री था इसे हमने कहा कीमिया। इसे हमने क्या कहा, कीमिया। यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है कीमिया, जिससे बना है क्या, केमिस्ट्री। तो ये जो कीमिया वर्ड है इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, इसे ब्लैक स्टोन से दिखाया गया है। किससे देखते हैं बच्चों, ब्लैक स्टोन से, यानी कि काला पत्थर। कहीं कहीं इसे सीक्रेट ऑफ गोल्ड भी कहा गया है, यानी कि जो सोना कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो ये कहता है कि यूनान साइड में ये होता था कि लोग ये चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा कोई पत्थर मिल जाए या ऐसा कोई पदार्थ मिल जाए जिसे वो किसी भी मेटल के टच करें और वो जो मेटल है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी ब्लैक स्टोन को, जिसको नाम भी दिया गया है, कभी आपने सुना हो तो पारस पत्थर भी कहा है, तो इसी स्टोन को सर्च करने के लिए उन लोगों ने जमीनें खोदना शुरू किया। जमीनें खोदना शुरू किया, चीजों को आपस में मिलाना शुरू किया कि कैसे भी करके हमें कुछ ऐसा मिले कि हम मेटल से क्या बना सके, गोल्ड बना सके। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे कि एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। मेटल का इन द सेंस जैसे कि लोहा है, लोहे को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे पत्थर की खोज में इन्होंने बहुत सारी चीजों को आपस में मिलाया, जमीनें खोदना शुरू किया। तो ऐसा पत्थर तो मिलना पॉसिबल नहीं था और नहीं मिला, लेकिन इस प्रोसीजर में इन्हें काफी सारी ऐसी चीजें मिली, नए नए एलिमेंट्स मिलने लगे, काफी कॉस्टली कंपाउंड्स मिले, बहुत सारी नई नई चीजें इन्हें मिली, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। और यहीं से बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, यानी कि बहुत सारे तत्व और यौगिकों की खोज होना शुरू हुई, और हमारी केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री स्टार्ट होने के पीछे का एक बेसिक रीजन रहा कि केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, एलिमेंट्स क्यों खोजे गए, कंपाउंड्स कहां से आए। ठीक है, तो ये सब इस तरह से स्टार्ट होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसको भी आगे 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। उसको भी आगे 3 ब्रांच में, यानी कि 3 शाखाओं में बांटा गया है। तो देखिएगा जरा, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं। एक है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो पहली कौन सी है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये थी अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इट मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड अगर हम बात करें तो ये है भौतिक रसायन विज्ञान। इट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, ये तीन जो है केमिस्ट्री की ब्रांच है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऐसे तो और भी काफी सारी ब्रांच हो सकती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है, उद्योग रसायन विज्ञान है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री होती है, जैव रसायन विज्ञान, या फिर हम बात करें जैसे कि डेयरी केमिस्ट्री है। तो इस तरह से केमिस्ट्री को आगे भी बहुत सारी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। तो इस तरह से केमिस्ट्री को आगे भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो इन तीन को स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उन्हें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कृषि के हिसाब से या कृषि के अकॉर्डिंग जो भी हैं यूजफुल्स हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें किस टाइम पर यूज करना है। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले कार्बनिक रसायन विज्ञान की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बनिक रसायन विज्ञान की, कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या है, तो देखिए बच्चों, जो क्लासिकल कंसेप्ट है इसका, यानी कि जो प्राचीन अवधारणा है, वो तो ये कहती है कि जो कार्बनिक रसायन विज्ञान है, इसमें हम कार्बनिक पदार्थों को पढ़ते हैं। अब पहली बात यह है कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, पहले के टाइम में या प्राचीन अवधारणा के अनुसार यह माना जाता था कि ऐसे सभी पदार्थ जो कि पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो सभी क्या है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ है। वो सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, अब चाहे उसमें आप प्लांट्स को ले लीजिए, चाहे आप इसमें आप ह्यूमन बीइंग्स को ले लीजिए, एनिमल्स को ले लीजिए, तो ये जो सब है वो उनसे जितने भी हम जो कंटेंट या मैं कहूं कि जो भी सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं, जो भी पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, वो सब क्या है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ है। वो सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन कुछ समय बाद इस अवधारणा को नकार दिया गया, यानी कि इसके लिए कहा गया कि ऐसा नहीं है। इसके लिए हम वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जैव बल सिद्धांत या जैव शक्ति सिद्धांत भी पढ़ेंगे अभी। तो ये मना कर दिया गया कि केवल ऐसा कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से कोई पदार्थ प्राप्त हो रहे वही कार्बनिक पदार्थ है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब एक नई डेफिनेशन आई, मॉडर्न डेफिनेशन आई, आधुनिक अवधारणा आई, और आधुनिक अवधारणा, आधुनिक परिभाषा में क्या कहा गया कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये जो है ये सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और इनका जो हम स्टडी कर रहे हैं वही क्या है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। यानी कि अगर मैं आधुनिक परिभाषा की बात करूं, मॉडर्न कंसेप्ट की बात करूं, तो क्या कहा गया कि
ऑल हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न ही क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और इनका अध्ययन ही क्या है, कार्बनिक रसायन विज्ञान है। अब ये बात जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि ऐसे सभी पदार्थ जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हैं वो सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जो भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हैं वो सारे क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे मैथेन। तो ये जो मीथेन है CH4 है, ये क्या है, देखिए इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोकार्बन हुआ। अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन हुआ। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है। हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है। तो अगर हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है। अब व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से बना है वो हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्युत्पन्न है। अब हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किस तरह से बना सकते हैं, डेरिवेटिव्स किस तरह से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन है। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा, CH3। क्या बचा, CH3, एक फ्री वैलेंसी बच गई, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4 है। अगर मान लीजिए पहले 4 हाइड्रोजन थे तो चारों जो वैलेंसी थी, चारों संयोजकताएं पूरी हो रही थी इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी एक हाइड्रोजन को अगर मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि रिमूव कर दिया, तो अब CH3 बचा और साथ में क्या बच गई, फ्री वैलेंसी, यानी कि मुक्त संयोजकता अपने पास बच गई है। अब मैं क्या करूं कि जहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है वहां पर मैं कोई भी दूसरा एलिमेंट, लेकिन मोनोवैलेंट होना चाहिए, इट मींस एक संयोजी होना चाहिए, क्योंकि आपने हटाया क्या है, एकल संयोजी एलिमेंट हटाया है, एकल संयोजी तत्व यानी कि मोनोवैलेंट एलिमेंट हटाया है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1। तो आपने अगर एक संयोजी को हटाया तो आप जोड़ेंगे भी कितना, एक संयोजी। तो यहां से मैंने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया बच्चों, Cl जोड़ दिया। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। आप लिख क्लोरोमेथेन। तो देखिए बच्चों, ये जो क्लोरोमेथेन बना तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके लिए, CH3 अब ये जो CH3 है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेन। अब यहां से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से भी हमने एक हाइड्रोजन हटाया। अब ये तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हमारे पास बचता है CH3CH2, ठीक है, एक क्या, फ्री वैलेंसी। तो एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है हमने। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक OH ग्रुप जोड़ देता हूं। असल में OH जो ग्रुप है इसे हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, और ये जो एल्कोहल ग्रुप है इसे आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, 11th क्लास में ही, जब आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, क्रियात्मक समूह के बारे में।
क्रियात्मक समूह क्या है ये सब भी तभी डिस्कस करेंगे। तो जो OH है इसको हमने कहा जोड़ा, हाइड्रोजन की स्थान पे लगा दिया है, तो यहां पे OH ऐड किया, तो ये है बच्चों इथेन, और ये क्या बना, इथेनॉल। तो ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है, अभी आपको ये सब एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है। ये जो नाम है, जो नेम हमने दिए हैं, ये अभी आपको रटने नहीं है, ये सब अपने आप से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सब रूल्स पर चलते हैं, यानी कि जब हम नियम पढ़ेंगे किस तरह से नाम दिए गए हैं, तो आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। तो अभी केवल ये समझिए कि CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब इसमें से अगर हमने हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एकल संयोजी तत्व या फिर कोई समूह जोड़ा है, तो बनने वाला जो नया यौगिक है, जो कंपाउंड बन रहा है, न्यूली कंपाउंड जो है, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएगा। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। अगर मैं कहूं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है, तो हाइड्रोकार्बन से, यह हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देख लिए हमने। हाइड्रोकार्बन से एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि किन्हीं अन्य एकल संयोजी तत्वों या समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन इनका अगर कर दिया जाए, तो जो न्यूली जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, जो नए यौगिक जो बनेंगे, वही क्या कहलाएंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब जो कार्बनिक रसायन विज्ञान है, अगर मैं इसके जनक की बात करूं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बर्जीलियस। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बर्जीलियस, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, बर्जीलियस है। अब एक नया सिद्धांत आया केवल कार्बनिक रसायन विज्ञान को समझाने के लिए, मैं कहूं कार्बनिक रसायन विज्ञान को ही परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक नया सिद्धांत आया, जैव बल सिद्धांत। इसे ही बच्चों हम जैव शक्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं। यही जैव बल सिद्धांत था और यही क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत था। तो जैव बल सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, इट मींस वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब मैं कहूं कि ये थ्योरी दी किसने, यानी कि किसने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय बर्जीलियस। तो किसने प्रस्तुत किया इस थ्योरी को, बर्जीलियस ने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया। बर्जीलियस ने कार्बनिक रसायन विज्ञान की जो क्लासिकल डेफिनेशन थी, जो प्राचीन परिभाषा थी, उसी को यहां रिपीट किया और क्या कहा कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन्हें केवल जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसने यहां पे ओनली वर्ड यूज कर लिया है कि कार्बनिक पदार्थों को केवल जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। जब ये बात बर्जीलियस ने कही तो ये बात पहुंची किसके पास, दो स्टेटमेंट है इसके, कौन कौन से हैं
कि एक तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं ये केवल जीव जंतुओं और वनस्पतियों से, अब चाहे आप जीव जंतुओं पेड़ पौधों कह दीजिए या जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से, यानी कि जीव जंतु और वनस्पतियों से ही कार्बनिक पदार्थ ऑब्टेन किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, और इन्हें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इनका जो संश्लेषण है वो संभव नहीं है। ठीक है, ये जो दो बातें कही, ये जो बर्जीलियस के जो दोनों स्टेटमेंट थे ये वॉलर के पास पहुंचे। किसके पास पहुंच रहे हैं बच्चों? वॉलर के पास। जब ये दोनों स्टेटमेंट वॉलर के पास पहुंचते हैं तो वॉलर बर्जीलियस के पास पहुंचता है। वॉलर कहां पहुंचता है? बर्जीलियस के पास पहुंचता है, और बर्जीलियस से कहता है कि आपने अभी जो ये कहा कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं इन्हें केवल हम लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, इन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये जो आपने दोनों बातें कही हैं ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। कौन कह रहा है ऐसा? वॉलर कह रहा है। किससे कह रहा है? बर्जीलियस से कह रहा है। बर्जीलियस वॉलर से कहता है कि भैया आप कौन? ठीक है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जीलियस कौन है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट मीन्स इसने जो कहा उसमें बहुत हद तक क्या है? सत्यता है, यानी कि बहुत हद तक ये बात क्या है? सही है। तो वॉलर ने कहा कि आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि जीव जंतु और वनस्पतियों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है कि इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। तो बर्जीलियस वॉलर से कह रहा है कि बना के दिखा। बर्जीलियस वॉलर से क्या कह रहा है? कि बना के दिखा। और इसी बात पर वॉलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया नाम का कार्बनिक पदार्थ बनाया। सबसे पहले प्रयोगशाला में वॉलर ने क्या बनाया? प्रथम कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो क्या था? यूरिया था। यानी कि यूरिया को सबसे पहले लेबोरेटरी में, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे सबसे पहले लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया? तो वो है यूरिया। किसने बनाया? वॉलर ने बनाया। कैसे बनाया? उसकी हम मैकेनिज्म, उसकी जो हम रिएक्शंस हैं वो अभी देखते हैं। तो बच्चों फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी है? बर्जीलियस ने दी है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो इस थ्योरी को जो गलत किसने प्रूव किया है, किसने रॉन्ग प्रूव किया है, तो ये किसने किया है? वॉलर ने। यानी कि अगर फेलियर ऑफ जो वाइटल फोर्स थ्योरी है तो उसके पीछे कौन है? वॉलर है। कैसे इसने इसको गलत प्रूव किया? तो लेबोरेटरी में किसको बना के? यूरिया को बना के इसको गलत प्रूव कर दिया। तो अब देखिएगा आगे जरा, वॉलर अपनी लैब की साइड जा रहा है क्या बनाने? यूरिया बनाने। तो देखिएगा जरा, ये है बच्चों पोटेशियम साइनेट। ये क्या है? पोटेशियम साइनेट। और ये जो है NH4 का हॉट ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यूरिया को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया गया, बनाया गया। इस चैप्टर में आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। इसी रिएक्शन को हम आगे 12th चैप्टर में पढ़ लेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी, क्योंकि तब तक आप काफी कुछ केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे।
अब ये सब आपको नया लग रहा होगा, पोटेशियम साइनेट, साइनेट क्या है, CNO ग्रुप को साइनेट कहते हैं, तो ये भी आपके लिए नया है। तो अभी केवल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से रिएक्शंस हुई जिससे कि हमें यूरिया ऑब्टेन हुआ। तो ये आपको अभी रटने की नीड नहीं है। तो देखिएगा, पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन जब किससे हुई बच्चों, अमोनियम सल्फेट से हुई, तो वही K+ है CNO, यानी कि पोटेशियम है और ये क्या है, साइनेट है, CNO ग्रुप, ये माइनस है। इधर मैं बात करूं तो NH4 पे प्लस है और SO4 पे क्या है, -2 है। तो देखिए बच्चों, जब रिएक्शन होगी तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट होगा। तो देखिएगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से रिएक्शन करेंगे और यहां बनेगा K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम सल्फेट। अगर मैं बात करूं CNO साइनेट ग्रुप की, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये इसकी पॉजिटिव पार्ट से रिएक्ट होगा, यानी कि क्या बनेगा, NH4CNO, इसके भी 2 आयन है और इसके भी कितने आयन है, 2CNO- एंड 2NH4+, तो यहां बनेगा 2NH4CNO, जिसे आप क्या कहेंगे, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अब देखिए बच्चों, ये जो अमोनियम साइनेट बना, इसे वॉलर ने क्या किया, गर्म किया। जैसे इसे गर्म किया, इस पूरे कंपाउंड में रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि पुनर्विन्यास हुआ। और जैसे ही इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2CO NH2, यानी कि इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन मूव होके कहां चले गए, इस नाइट्रोजन पे चले गए, NH2CO NH2 बना, और इसे ही हम क्या कहते हैं, यूरिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, यूरिया। तो वॉलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया, जिससे बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, जैव बल या जैव शक्ति सिद्धांत जो था, वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करूं तो जनरली, हालांकि ट्रेंड में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस कि पूछे जाए यहां से, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है बच्चों, यूरिया। कौन सा है, यूरिया है। किसने बनाया, वॉलर ने बनाया। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो वो है एसिटिक एसिड। तो दूसरा जो कार्बनिक पदार्थ है वो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। यूरिया का देखिए, यूरिया का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अभी लास्ट ईयर जो एग्रीकल्चर का जो बोर्ड एग्जाम था, उसमें फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही था कि यूरिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूरिया सब किसने बनाया, वॉलर ने। और जो दूसरा कार्बनिक पदार्थ बनाया वो किसने बनाया, कॉल्बे ने। देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है और इसका होता है CH3COOH। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे अपने आप आपको इजीली लर्न होते जाएंगे। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, ये दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये किसने बनाया, कॉल्बे ने। अब देखिए बच्चों, अगर ये पूछ लिया जाता है कि केवल अपने ही कंटेंट से कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया गया, या मैं कहूं कि केवल ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनसे अगर बना तो वो बना एसिटिक अम्ल। लेकिन ये जो यूरिया बना था ये खुद तो क्या है, एक तरीके से मैं कहूं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन इसमें जो पार्ट करने वाले जो दोनों कंटेंट हैं
या जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, तो ये जो एसिटिक अम्ल बना था ये दोनों ऑर्गेनिक कंटेंट से बना था और ये दोनों ऑर्गेनिक कंटेंट से नहीं बना था। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? तो ये भी आप बता सकते हैं बर्जीलियस ने दी। तो बेसिकली यहां से ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये मैंने बात की है कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या है, इसका और डेफिनेशन क्या है, इसका मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, क्या कहा, क्या स्टेटमेंट थी। उसके बाद मैंने बात की जैसे कि वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह से फेल हुई, किसने फेल की, कैसे फेल हुई। ठीक है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया, फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, किसने बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान की, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इट मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अकार्बनिक रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमें पदार्थ मिल रहे थे वो सब कहां से मिल रहे थे, सजीव पदार्थों से मिल रहे थे, लिविंग बीइंग से मिल रहे थे। ठीक है, यहां पे हमें जो पदार्थ मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, खनिजों और चट्टानों से। यानी कि जो भी हमें सब्सटेंस मिलेंगे वो हम कहां से ऑब्टेन करेंगे, मिनरल से या फिर रॉक से। ठीक है, तो खनिजों और चट्टानों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी खनिजों और चट्टानों से जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। वो सब क्या है बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ है और इनका जो स्टडी है वो क्या है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कुल मिला के अकार्बनिक पदार्थ कहां से प्राप्त होंगे, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होंगे, नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे, निर्जीव पदार्थों से हमें अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होंगे। ठीक है, और इनका अध्ययन क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाएगा। देखिए, जितने भी बच्चों अकार्बनिक पदार्थ हैं इनमें या तो कार्बन होगा ही नहीं, इट मींस कार्बन एब्सेंट होगा, क्योंकि कार्बन तो किसमें पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, तो जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं या तो इनमें कार्बन क्या होगा, एब्सेंट होगा, या फिर इनमें कार्बन की बहुत कम मात्रा पाई जाएगी, या फिर इसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें खनिजों एवं चट्टानों से प्राप्त पदार्थों का या प्राप्त अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीड सबस्टेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और रॉक्स known as inorganic compounds and which inorganic compounds, and this branch is known as inorganic chemistry. ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो ये है भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान इट मीन्स बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो भौतिक रसायन विज्ञान क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन, या मैं कहूं कि वही केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियमों
भौतिक नियमों, भौतिक सिद्धांतों एवं अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक रसायन विज्ञान क्या है बच्चों, कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियमों, सिद्धांतों और अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, या फिर जो भी चेंजेस होते हैं इन ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, इन सबको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। अब चेंजेस कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्रियाकारक क्या है बच्चों, जो आपस में अभिक्रिया करता है, वो क्या है, क्रियाकारक है। और उत्पाद क्या है, जब कोई भी पदार्थ आपस में क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो क्या है, वो है उत्पाद है। ठीक है, तो प्रोडक्ट है। ठीक है, एक तो रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, और प्रोडक्ट मतलब क्या है बच्चों, उत्पाद। तो जब कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उनके बीच में अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, उनके बीच में अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, यानी कि कितनी देर में क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है, उसमें किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम किस में देखते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान में देखेंगे। तो जिसमें हम अभिक्रिया के वेग को देखते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। वो सब क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आज हमारी कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में, अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में और भौतिक रसायन विज्ञान के बारे में। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा केमिस्ट्री में कि विज्ञान क्या है और फिर रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन सबको हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ, मैटर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं पदार्थ। थैंक यू सो मच बच्चों।